हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 19 जो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसका हम लास्ट और पार्ट नंबर 3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो बच्चों इसमें हम हमारा जो सबसे पहला आज का टॉपिक है वो हर्बेरियम। क्या होता है ये हर्बेरियम? हर्बेरियम शब्द में एक और वर्ड छिपा हुआ है हर्ब, और हर्ब मतलब होता है बच्चों प्लांट्स, बहुत छोटे हाइट के जो प्लांट्स होते हैं ना, जो हमेशा जिनका स्टेम ग्रीन होता है, सब कुछ ग्रीन होता है, हर्ब्स। ओके, सो हर्बेरियम बच्चों ऐसे आर्टिफिशियल मैनमेड स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हम जो दुर्लभ प्लांट्स की जो प्रजातियां, ये सिर्फ प्लांट्स के लिए, दुर्लभ प्लांट की प्रजातियों को का संरक्षण करते हैं। अब किस रूप में कर सकते हैं संरक्षण? वहां पे उनके सेल से निकाली गई कोई जीन्स को सुरक्षित रखा जा सकता है लो टेम्परेचर पे, उनका कोई भी ऐसा पार्ट प्लांट का जिससे हम भविष्य में नया प्लांट बना सके, चाहे उनका छोटा सा कोई टिश्यू रख लो, सीड रख लो, फ्रूट रख लो, ठीक है, किसी को भी हम उसके जो है उसका कोई भी प्लांट का हिस्सा जिससे विच कैन बी यूज अगेन टू ग्रो न्यू प्लांट्स, या फिर ऐसी कोई भी चीज, उसको हम क्या कहते हैं? जर्म प्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे प्लांट का या तो जीन्स, दुर्लभ प्लांट्स के जीन्स, या फिर उसका जर्म प्लाज्म, सीड्स, इनको हम क्या करते हैं? प्रिजर्व कर देते हैं, सुरक्षित रख देते हैं, ताकि अगर भविष्य में कभी ये क्या है खत्म हो जाएं, एक्सटिंक्ट भी हो जाएं, तो दोबारा से इनको यूज करके उन प्लांट्स को दोबारा से रीग्रो किया जा सके। सो हर्बेरियम is an artificial structure or region where various kinds of plant species are preserved in the form of gene banks, germplasm and seeds. ठीक है, तो germplasm मतलब part of plant that can be used to grow new plants. ठीक, द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया, हमारे भारत देश में जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है वो है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम एट कोलकाता। ये कोलकाता में है सबसे बड़ा हर्बेरियम। क्लियर है? ओके, अब हम देखेंगे बच्चों कुछ हमारे ऐसे जानवर, एनिमल्स, जो कि हाल ही के कुछ रिसेंट ईयर्स में, पिछले 10-20 सालों के अंदर जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, गायब हो गए हैं, आज ये देखने को हमको नहीं मिलते। तो ऐसे कौन कौन से जानवर? नेम ऑफ फ्यू एनिमल्स that have become extinct in recent years. So following are the animals that have become extinct in recent years. तो कौन कौन से एनिमल्स हैं वो? एशियन चीता, एशिया में जो चीता पाए जाते थे आजकल हम देखने को हमें नहीं मिलते। जावा प्रायद्वीप जो होता है, जावा आइलैंड है, इस पे जो पाया जाता था राइनोसेरॉस, गेंडे, वो भी आजकल विलुप्त हो गए हैं। उसके अलावा हिमालयन क्वेल, ये एक बर्ड है बच्चों, बहुत बड़ा सारा पक्षी था, कलरफुल, जो कि आजकल हमको देखने को नहीं मिलता है। पिंक हेडेड डक एंड डोडो, डोडो मेडागास्कर आइलैंड में पाया जाता था, अब नहीं मिलता हमको। ठीक है, मॉरिशस एंड मेडागास्कर आइलैंड। उसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्या कारण है जिसके कारण क्या है किन कारणों से बायोडाइवर्सिटी जो होता है उसका नुकसान हो रहा है, क्यों ये कम होती जा रही है हमारे संसार में। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी की जो हानि है उसके मेन कारण क्या है? What are the various causes for the decline or loss in biodiversity? जीवों की जो विविधता है उसमें कमी के मेन कारण क्या है? तो कुछ मेन कारण हम देखेंगे, नीचे हैं बहुत सारे, आप उनको अच्छे से ध्यान से समझना। सबसे पहला कारण है बच्चों हैबिटेट लॉस। हैबिटेट का मतलब होता है रहने का स्थान, और रहने के स्थान को यदि हम ऑर्गेनिजम्स के, एनिमल्स के, प्लांट्स के, इनका जो नेचुरल प्राकृतिक जो घर है, अगर इसी को छीन लेंगे, इसमें अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे, तो जाहिर है उनको परेशानी होगी, और वो कई प्रकार के जीव जंतु, एनिमल्स, प्लांट्स ये नष्ट हो जाते हैं उस स्थान से। ठीक है, कई बार ह्यूमन इंटरफेरेंस, मानव दखलंदाजी इतनी ज्यादा होती है उस स्थान में कि उनका जो प्राकृतिक इलाका है उसको हम पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अपने स्वयं के प्रॉफिट के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए। सो मोस्ट स्पीसीज लिव इन फॉरेस्ट, अधिकतर प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, और ह्यूमन पॉपुलेशन ने अपने स्वयं के फायदे के लिए तेजी से जंगलों को काटा है, उनको विनाश किया है। तो मोस्ट स्पीसीज लिव इन फॉरेस्ट एंड विद इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन द फॉरेस्ट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड रैपिडली। ठीक है, बहुत तेजी से हम जंगलों का नाश कर रहे हैं, और क्योंकि जंगल उनका प्राकृतिक घर होते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स जो है वहां से पलायन करना पड़ता है, और अपना नेचुरल घर खोने के बाद में वो मारे जाते हैं। So due to destruction of their habitat, there is a decrease in biodiversity. There is a decrease in biodiversity, इन आएगा। ठीक, चलिए उसके बाद हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पहला समझ में आ गया हैबिटेट लॉस, उनका जो प्राकृतिक रहने का स्थान है उसको नष्ट कर देने से, जंगलों को नष्ट कर देने से बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है। दूसरा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। अब अगला क्या है बच्चों, जिस स्थान पे कोई भी जीव पाए जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट ही ले लो,
उनको हम पता है छोटे-छोटे समूहों में बाँट देते हैं, फ्रैगमेंट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब कैसे कर देते हैं? एक जंगल है, जंगल में से हमने नहर खोद निकाली, पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बिछा दी, बिजली की तारें डाल दी हमने, ठीक है? हाईवे निकाल दिया बीच में से, रेलवे ब्रिज बना दिया हमने बीच में से, तो इस प्रकार के कोई डैम हमने बना दिया। तो इससे पता है क्या है, वो जंगल बहुत सारे छोटे-छोटे क्षेत्रों में डिवाइड हो जाता है। और एक क्षेत्र में रहने वाले जीव दूसरे जो अपने इंडिविजुअल्स हैं, अपने साथी इंडिविजुअल्स हैं, वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। समझ में आ गया? और ये सेपरेशन के कारण भी क्या होता है, उनको नुकसान होता है। मान लीजिए जंगल के एक इलाके में कोई जीव रह रहे हैं और बीच में से हमने कोई ब्रिज निकाल दिया या कोई पाइपलाइन खोद डाल दिया, कुछ ऐसा तारबंदी कर दी या रेलवे लाइन ही निकाल दी, तो क्या होता है, उनका जो है वो दूसरे इलाके से कट ऑफ हो जाते हैं। तो इसके कारण भी उनको तकलीफ होती है, नुकसान होता है। द हैबिटेट्स ऑफ स्पीसीज आर इन्वेडेड बाय, तो उनका जो हैबिटेट है, लिविंग प्लेस है, उसमें कई प्रकार से अतिक्रमण होता है। किन किन का अतिक्रमण होता है? रोड्स बना दिए हम लोगों ने, रेलवे लाइन बिछा दी है, कई तो रोड के कारण क्या होते हैं कि गाड़ी मोटर जब भी आती है तो कई जंगली जानवर अचानक से उनके सामने आ जाते हैं और वो एक्सीडेंट होकर के उनका शिकार हो जाते हैं वो। सो रेलवे लाइन के सामने कई बार बड़े-बड़े जानवर, हाथी जैसे जीव भी आकर के मारे जाते हैं। फिर उसके बाद गैस पाइपलाइन्स बिछा दी हमने। देन इलेक्ट्रिक लाइन्स, बिजली के तारें डाल दी हैं, पोल्स वगैरह, फील्ड्स, खेत कई लोग कल्टीवेशन करने लग जाते हैं बीच में ही, ठीक है, तारबंदी कर देते हैं। उसके अलावा डैम्स हैं बड़े-बड़े, इससे क्या होता है, उनका हैबिटेट जो होता है बिखर जाता है पीसेस में, और इसके कारण बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो नष्ट हो जाती है। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन इज अनदर कॉज। उसके बाद है बच्चों क्लाइमेट चेंज। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, दिन प्रतिदिन हमारे जो पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर, उसमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ऑन अ लार्ज स्केल। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और इसके कारण क्या है, दिन प्रतिदिन हमारा ग्लोब जो है उसका तापमान बढ़ते जा रहा है और उसके कारण बहुत सारी स्पीसीज जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है क्योंकि वो इस बदलाव को झेल नहीं पा रही है। ठीक है, तो चाहे वो एक्वाटिक स्पीसीज हो, पानी के जीव जंतु हो, या फिर वो लैंड एनिमल्स हो। तो ग्रीन हाउस गैसेज दे आर इंक्रीजिंग इन द एनवायरनमेंट डे बाय डे। कई ऐसे भी बच्चों एनिमल्स हैं जिनमें जो गैमेट फॉर्मेशन है, रिप्रोडक्शन जो रेट है, वो डिपेंड करती है, फर्टिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर 2-3 डिग्री भी ऊपर नीचे हो जाता है तो बच्चों उनमें गैमेट फॉर्मेशन में बाधा आती है और फिर वो क्या है, अपनी रेस को आगे कंटिन्यू कर ही नहीं पाते, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पक्षी हाल ही में एक्सटिंक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो दिस मेन कॉज जो है इसका क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्रीन हाउस गैसेज आर इंक्रीजिंग इन द एनवायरनमेंट डे बाय डे, दिस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस गैसेज में मेन गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। Many species cannot cope up या face up with the challenge with the change in temperature and become extinct। तो ये जो तापमान में जो वृद्धि है, बदलाव है, इसको बहुत सारी प्रजातियां झेल ही नहीं पाती हैं और वो फिर विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद अगला हम देखेंगे बच्चों एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, हमारा जो पर्यावरण है उसका प्रदूषण भी एक और मेन कारण है। हम तरह तरह के टॉक्सिक वेस्ट, चाहे वो एयर में रिलीज करते हैं, वाटर बॉडीज में रिलीज करते हैं, मिट्टी में, सॉइल में रिलीज करते हैं, और इससे इन तीनों ही स्थानों पे पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स, प्लांट्स हैं, इनके जीवन को खतरा होता है, ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कई प्रकार के टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो कि हम सॉइल में डाल देते हैं, वाटर बॉडीज में डाल देते हैं और उनमें पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स मारे जाते हैं। उसके अलावा जो एयर पोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है और कई सारी हानिकारक जो होती है एसिडिक गैसेज होती है, बारिश के साथ मिलकर के एसिड रेन बनाती है। यही एसिड रेन जब जंगलों पे गिरती है, वेजिटेशन पे गिरती है, तो उसको बड़े पैमाने पे झुलसा देती है, नष्ट कर देती है, मिट्टी को बंजर बना देती है। देन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हम हमारे खेतों में कई प्रकार के कीटनाशक दवाइयाँ, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनका बहुत ज्यादा यूज करने लग गए और इससे हमारे मिट्टी में पाए जाने वाले जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अर्थवर्म्स है, कई प्रकार के इंसेक्ट्स हैं जो कि हेल्पफुल है डिकम्पोजिशन में, वो सब मारे जाते हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है। तो इससे भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है। अगला है हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों हनन, ओवर यूज, मिस यूज। ठीक है, तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति से गिफ्ट रूप में हमें मिले हैं, उनका हमको सस्टेन्ड यूज करने के बजाय हम उनको हद से ज्यादा यूज कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। और उनको बर्बाद करने के चक्कर में भी क्या होता है, हम थोड़े समय में अधिक लाभ कमाने के चक्कर में हम क्या है, उनको नष्ट कर बैठते हैं। तो इनमें से अधिकतर जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं। सो अनलिमिटेड यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर कमर्शियल प्रॉफिट has put the life of many species in danger। बच्चों हमारी जो फर्नीचर इंडस्ट्री है, टिम्बर इंडस्ट्री है, उसको रन करने के लिए हम बहुत बड़े पैमाने पे जंगलों को काटते हैं
तो इससे कई प्रकार की जो स्पीसीज है वो खतरे में आ जाती है, प्लांट्स और एनिमल्स नष्ट होते हैं। ठीक है, माइनिंग वगैरह करनी है तो वहां से जंगलों को साफ कर दिया जाता है, तो क्या है, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो गई। उसके बाद कमर्शियल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, खेती बाड़ी में और जो है फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में भी हमारी बहुत सारी कमर्शियल प्रैक्टिसेस हैं। क्या प्रैक्टिसेस है, हमारे जो ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जो हमारे नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस तरफ, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों, पहाड़ी इलाका, उबड़ खाबड़ इलाका है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, खेती बाड़ी का इलाका बढ़ाने के लिए क्या है, जूम कल्टीवेशन एक बहुत ही बेकार प्रैक्टिस है, जहाँ पे क्या है, जो पेड़ पौधे ऐसे उगाते हैं जंगली अवस्था में, उसको स्लैश करके काट दिया जाता है, सूखने पे उसमें आग लगा दी जाती है, 2-3 साल बाद उसमें फिर खेती बाड़ी चालू कर दी जाती है। इस प्रकार से बहुत बड़ा इलाका जंगलों का ऐसे ही काट के जला करके साफ कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं जूम कल्टीवेशन। इट इज अ प्रैक्टिस टू इंक्रीज द कल्टीवेशन लैंड। समझ में आ गया, एग्रीकल्चरल लैंड को एरिया बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर जंगलों का विनाश हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कई हाई यील्डिंग वैरायटी जो होते हैं, बेटर वैरायटी सीड की यूज करते हैं, तो कुछ प्रकार के उन्नत प्रकार के अच्छे वैरायटी के प्लांट्स, हाइब्रिड प्लांट्स लगाने के चक्कर में वहाँ की बहुत सारी जो लोकल प्रजातियां हैं वो खतरे में आ जाती हैं बच्चों। ऐसा ही कुछ देखने को मिला ताइवान में, कोरिया में, यहाँ पे कि इंडोनेशिया में, खासकर इंडोनेशिया में बच्चों कुछ 10-15 प्रकार की अच्छी अच्छी उन्नत किस्में ही प्लांट लगाने लगे राइस की, और इसके कारण कम से कम 1000-1100 वहाँ की जो लोकल प्रजाति है उन्होंने उगना ही वहाँ पे बंद कर दिया, वो पूरी तरह से विलुप्त हो गई। इंडोनेशिया का एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कमर्शियल प्रैक्टिस है, लाभ के लिए जो किया जाता है, वो नुकसानदायक कभी कभी साबित होता है बायोडायवर्सिटी के लिए। उसके बाद हमारा इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पीसीज। बच्चों कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम अच्छा समझ करके, ऑर्नामेंटल समझ करके ले तो आते हैं, लेकिन बाद में वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनका जो रेजिस्टेंस पावर है, इम्यून सिस्टम है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि यहाँ की जो लोकल वेराइटीज है उनके लिए वो खतरा साबित होते हैं, उनको उगने ही नहीं देते और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कुछ प्रकार की स्ट्रांग जो फॉरेन स्पीसीज हैं वो यहाँ की लोकल जो प्रजातियां उनके लिए खतरा साबित होते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पीसीज। पहले डिस्कस कर चुके हैं, पार्थिनियम ग्रास के बारे में देखा था हमने, लेंटाना ग्रास के बारे में देखा था, एक और वाटर प्लांट है वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया भी कहते हैं इसको। ये तो एक्वेटिक वीड की तरह तालाबों को भर देता है ढंग से, ठीक है, सो एक्वेटिक लाइफ के लिए खतरा है। द फॉरेन स्पीसीज विद स्ट्रॉन्ग डिजीज रेजिस्टेंस, तो ये जो विदेशी नस्लें हैं उत्तम क्वालिटी की, इनमें बीमारी के प्रति प्रतिरोध की क्षमता ज्यादा है, आसानी से नष्ट नहीं होती, बीमारी नहीं लगती, एंड इम्यून सिस्टम बहुत इनका तगड़ा है, बीमारी से लड़ने में ज्यादा सक्षम है, कैसे भी क्लाइमेट में उग जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरीके से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कम्पीट करते हैं यहाँ की जो रिलेटिवली वीकर लोकल वेराइटीज है, लोकल स्पीसीज है, जो कि थोड़ी सी कमजोर है उनके मुकाबले। और इससे क्या होता है, जो लोकल स्पीसीज है वो उनके सामने टिक नहीं पाती, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती हैं, उनको उगने का मौका ही नहीं मिलता है इन स्ट्रॉन्ग फॉरेन स्पीसीज के साथ, ठीक है। एंड द फॉरेन स्पीसीज ऑक्यूपाई द हैबिटेट ऑफ लोकल स्पीसीज, और एक प्रकार से जो लोकल हमारी प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, उनके स्थान पे पूरी तरीके से वो कब्जा कर लेती है, उनका उगना बंद हो जाता है। तो कुछ स्पीसीज को उगाने के चक्कर में हम बहुत अधिक संख्या में लोकल वैरायटीज का नाश कर बैठते हैं। इसमें एग्जांपल हमारा कांग्रेस ग्रास, पार्थिनियम ग्रास है, लेंटाना है और वाटर हाइसिंथ है। तो इन्होंने क्या है, यहाँ की लोकल वैरायटीज के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है हमारे देश में। उसके बाद बच्चों आता है को एक्सटिंक्शन। को मतलब साथ साथ, एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त हो जाना। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों कि एक प्रकार का जो स्पीसीज है, प्रजाति है, उसका सर्वाइवल दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एनिमल है, कोई उसका खून चूस करके जीता है सपोज, है ना, कोई उसके बॉडी पे ही रहता है पैरासाइट के रूप में, कोई प्लांट है उसके ऊपर कोई माइक्रोब पलता है पैरासाइट के रूप में, उसी का जूस सक करके रहता है। जैसे हमने लैक का देखा था, लैक के जो इंसेक्ट्स होते हैं, लेसिफर लक्का, वो क्या करते हैं, वो प्लांट के जूसेस को सक करके रहते हैं, ठीक है कि नहीं। क्या अब अगर हम प्लांट्स को ही काट देंगे तो फिर इंसेक्ट्स कहाँ जाएंगे। तो इसी प्रकार से क्या है कि अगर एक प्रजाति का नाश होता है किसी कारण से वश, तो उसके ऊपर निर्भर जो दूसरी प्रजातियां हैं वो भी नष्ट होने लगती है। इसी प्रकार से एक सिम्बायोट्स का एग्जांपल है हमारे पास कि कुछ हमारे फंगस और एल्गी ये आपस में एसोसिएट होकर के लाइकेन बनाते हैं, म्यूचुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लाइकेन्स, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे जैसे पोल्यूशन लेवल बढ़ता जाता है तो एल्गी जो है ना, एल्गी वो धीरे धीरे उगना बंद कर देती है, और एल्गल पार्ट नहीं रहेगा तो फिर जो हमारा फंगल पार्ट है वो भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो एक स्पीसीज के साथ में, क्योंकि दूसरी स्पीसीज का सर्वाइवल भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, दोनों साथ ही चली जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो यह है को एक्सटिंक्शन, एक के साथ दूसरी भी नष्ट हो जाना। समटाइम्स if one species becomes extinct, एक अगर विलुप्त होती है, then other species which depend on it as parasites or symbionts,
में ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। दूसरी जो प्रजाति जो उस पर निर्भर करती है या तो पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में, या फिर सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? सिम्बायोट मतलब होता है ऐसे दो या दो से अधिक प्रकार के स्पीसीज, अलग अलग प्रजातियां जो मिलजुल के साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक कंप्लीट एसोसिएटेड यूनिट के रूप में रहती है। लाइकेन मैंने एग्जांपल बताया जो फंगस और एल्गी का एसोसिएशन है, ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से एक को खतरा होता है, दूसरे को भी खतरा होता है। इसी प्रकार से एक और है हमारा माइकोराइजा, हमारे जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसके साथ कुछ फंगस का एसोसिएशन हो जाता है हमारा, ठीक है। जो फिलामेंटस फंगस है उसका एसोसिएशन हो जाता है। अब अगर हम फंगस को डिस्ट्रॉय करेंगे तो प्लांट्स जो है हमारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, साइकस फॉर एग्जांपल, वो भी नहीं बचेंगे। तो ये कुछ उदाहरण है को एक्सटिंक्शन के, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि कैसे कैसे बायोडायवर्सिटी का नुकसान होता है। एक लास्ट पॉइंट और है इसमें, सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस। बच्चों, सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास, इग्नोरेंस होता है अज्ञानता, ज्ञान की कमी, नॉलेज की कमी। तो अज्ञानतावश बच्चों हमारे लोगों में, ह्यूमन बीइंग्स में ऐसी बहुत सारी मिसकंसेप्शन, धारणाएं बन गई है, जिसके कारण क्या होता है, गलत धारणाएं मन में घर कर गई है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे जानवरों को, प्लांट्स को, एनिमल्स को हमने रिस्क में डाल दिया और उनके विलुप्त होने का खतरा बहुत बढ़ गया। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने देखते हैं। सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमंस, दे हैव पुट सेवरल एनिमल स्पीसीज अंडर रिस्क। समझ में आ गया? मनुष्य का जो अज्ञानता है और उसका जो अंधविश्वास है, इसने बहुत सारे जानवरों को खतरे में डाल दिया है। देयर इज अ मिसकंसेप्शन इन ह्यूमंस, मनुष्यों में एक बहुत बड़ी गलत धारणा है, क्या कि डुग्रोनी पैरट्स, ये पैरट्स होते हैं बच्चों छोटे साइज के, दे कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, भविष्य के बारे में इंडिकेशन देते हैं। तो कई लोग पता है इन चक्करों में क्या है, इन तोतों को पकड़ पकड़ के पिंजरों में रखने लगे। समझ में आ गया? और धीरे धीरे क्या है, सारे तोते पकड़ लिए गए और ऑलमोस्ट ये आजकल देखने को मिलते नहीं, ये पैरट्स गायब हो गए, ठीक है। तो गुगरोनी पैरट्स जो होते हैं ये कोई भाषा नहीं समझते, लेकिन लोगों का मिसकंसेप्शन है। As a result, these parrots were caught in great numbers and now they have disappeared. अब देखने को नहीं मिलते, मारे गए। Similarly, गोदावन बर्ड, ये बच्चों राजस्थान में ही पाया जाता है। ये जो बर्ड है, ये यहाँ के लोगों की मान्यता है कि ये जो सेक्स पावर है उसको बढ़ाता है, ठीक है। और इसी कारण से जो रूरल इलाके में जो लोग हैं कि बड़े पैमाने पे इसका क्या करते हैं, शिकार करते हैं, इससे कई प्रकार के मेडिसिन बनाते हैं, देसी मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, जिससे कि क्या है, ये पक्षी बहुत ही कम संख्या में रह गए हैं और इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। समझ में आ गया? तो ये रूरल राजस्थान की ही बात है, ठीक है कि नहीं? सिमिलरली, गोदावन बर्ड इज कंसिडर्ड टू एनहांस सेक्स पावर, हेंस they were hunted down in great numbers making it fall under endangered category। ये तो राजस्थान की बात है। सिमिलरली हमारा जो ग्रामीण राजस्थान है, वहां पे बच्चों एक हमारा एम्फीबियन है जिसको हम सैलामेंडर बोलते हैं, घ्योरा बोलते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, घ्योरा, ठीक है। और उससे इतना लोग डरते हैं, उसको इतना ज्यादा पॉइजनस मानते हैं कि बच्चों ये एम्फीबियन है और ये खुद ह्यूमन बीइंग से डरता है, ठीक है कि नहीं? थोड़ा बहुत पॉइजनस है बट इसको इतना ज्यादा पॉइजनस मानते हैं कि इसको देखते ही टूट पड़ते हैं इसको मारने के लिए। समझ में आ गया? तो हाईली पॉइजनस समझ के इसको, जबकि ये किसी का दुश्मन नहीं है, ये अपने आप खुद ही ह्यूमन बीइंग से बचना चाहता है, लेकिन हम लोग इसको मार डालते हैं अननेसेसरली। तो इस प्रकार से इनकी संख्या भी बहुत कम रह गई, देखने को नहीं मिलेंगे आपको इजीली। कई बच्चों ने तो देखा भी नहीं होगा कि होता क्या चीज है, कैसा होता है, ठीक। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके कारण हमारी बायोडायवर्सिटी जो होती है उसका नुकसान होता है। अगला हम देखेंगे बच्चों कि बायोडायवर्सिटी जो है, जीवों की जो विविधता है, किस प्रकार से हमारा जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, हमारा जो पर्यावरण का जो प्रदूषण है, उसके लेवल को कंट्रोल करने में, उसको कम करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। वो देखेंगे हम बायोडायवर्सिटी का क्या क्या रोल है। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। बायोडायवर्सिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्पोजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जो एनवायरमेंट का पोल्यूशन है उसको कम करने में किस प्रकार से सहायक होती है बायोडायवर्सिटी, जीवों की विविधता, वो देखते हैं। कई प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे जो पोल्यूशन लेवल है उसको कंट्रोल करने में, कम करने में मदद करते हैं। पहला एग्जांपल है बच्चों पेरीविंकल प्लांट। इसको हम यहाँ की लोकल लैंग्वेज में सदाबहार का प्लांट बोलते हैं बच्चों। कड़वा इसका पत्ता आता है, डायबिटीज के पेशेंट्स इसको यूज करते हैं पत्तों को। इसमें दो अलग अलग कलर के फूल आते हैं बच्चों, ठीक है। 5 छोटे छोटे पेटल्स होते हैं बिल्कुल रिंग के शेप में, और इसमें पिंक कलर के भी फूल आते हैं और व्हाइट कलर के भी फूल आते हैं। आपके घरों में खूब लगा होगा ये प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है कैथेरेंथस रोजियस। बच्चों नेट पे आप अगर ये प्लांट डालोगे तो आपको इसकी फोटोग्राफ देख के समझ जाओगे कौन सा प्लांट है। यहाँ हमारे राजस्थान में खूब होता है कैथेरेंथस रोजियस बच्चों, ठीक है। और इस प्लांट की विशेषता है कि मिट्टी में अगर टीएनटी मिल गया, अब ये टीएनटी क्या चीज होता है? टीएनटी एक खतरनाक एक्सप्लोजिव है, जिसे बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स वगैरह बनाए जाते हैं, एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाए जाते हैं।
समझ में आ गया। सो इट इज अ फैटल एक्सप्लोजिव। कई बार शहरों में ऊंची कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को गिराना है, पुरानी बिल्डिंग को गिराना, तो टीएनटी यूज करते हैं वहां पर, ठीक है। और ये टीएनटी यूज करते हैं, धमाके के साथ ये मिट्टी में बहुत सारा मिल जाता है, ठीक है। जहाँ पे वॉर वगैरह होते हैं, जहाँ पे जैसे राजस्थान पोखरण है, वहाँ पे खूब वॉर होता है, बॉम्ब्स वगैरह टेस्टिंग किए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे लड़ाई वगैरह होती है, बॉम्ब्स वगैरह गिराए जाते हैं, यूज करते हैं एक्सप्लोजिव वगैरह, तो ये बहुत सारा मिट्टी में मिल जाता है, खतरनाक है, एक्सप्लोजिव है, ठीक है कि नहीं क्या। तो इसके ट्रेसेस को, ये मिट्टी को बर्बाद करता है, तो इसके ट्रेसेस को हटाने के लिए बच्चों ये प्लांट बहुत सहायक है। ये तुरंत मिट्टी से सारा का सारा टीएनटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हटा देता है, डिकम्पोज करके उसको तोड़ फोड़ करके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। तो टीएनटी इट इज रिमूव्ड बाय दिस प्लांट कैथरैंथस रोजियस, ठीक है। चलिए, फैटल एक्सप्लोजिव मतलब किलिंग एक्सप्लोजिव, बहुत नुकसानदायक एक्सप्लोजिव। उसके बाद कई हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्पेशल बैक्टीरिया हैं सारे के सारे। कौन कौन से? स्यूडोमोनास प्यूटिडा, एंथ्रोबैक्टर विस्कोसस एंड साइट्रोबैक्टर स्पीसीज। ये 3 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और भी है कई। दे आर यूज्ड टू रिमूव टॉक्सिक मेटल्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट। बच्चों, कई प्रकार की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अनट्रीटेड वेस्ट, ऐसे गंदा गंदा काला काला जो अनट्रीटेड वाटर है उसको ऐसे ही नदी नालों में छोड़ देती है। तो इसमें कई प्रकार के टॉक्सिक हैवी एलिमेंट्स होते हैं, कैडमियम, निकेल, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, सेलेनियम, जिंक, कॉपर। इन सबको क्या है, उस इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट में से हटाने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हैवी मेटल्स को, समझ में आ गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट में से। तो बाद में वो जो रिसाइकल्ड वाटर है इसको यूज करके हम उसको हम क्या वॉशिंग क्लीनिंग के लिए, एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए यूज कर लेते हैं, तो वेस्ट ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो हमारा जो घर से निकलने वाला गंदा नालियों का पानी जिसमें डिटर्जेंट और सोप वगैरह होता है, ये ऑर्गेनिक चीजें हैं, ठीक है। इनको हम डिकम्पोज करने के लिए बच्चों कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, बैक्टीरिया यूज करते हैं। बड़े बड़े टैंक्स में इस सीवेज वाटर को कलेक्ट कर दिया जाता है, इसको डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, और फिर बाद में जो इससे सीवेज ट्रीटमेंट के बाद जो पानी निकाला जाता है, अगेन वो वॉशिंग क्लीनिंग या फिर इरिगेशन के काम में आ जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। उसके अलावा बच्चों बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। अगर कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड बॉडीज है, प्लांट एनिमल मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनकी बॉडीज को डिकम्पोज करके मिट्टी में ही मिला देते हैं, तो एक तरह से हमारे पर्यावरण में क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है, फाउल स्मेल को फैलने से रोकते हैं। उसके बाद बहुत सारी फंगल स्पीसीज हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है राइजोपस ओराइजल, एक फिलामेंटस फंगस है। ये बच्चों मिट्टी में अगर रेडियो एक्टिव यूरेनियम या थोरियम मिक्सअप हो जाता है तो मिट्टी से निकाल बाहर करते हैं। तो यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, थोरियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इनसे किरणें रेडिएशन निकलता है जिससे कि नुकसान हो सकता है ह्यूमन बींग्स को। तो ये जो फंगस है ये रेडियोएक्टिव यूरेनियम थोरियम को मिट्टी में से एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी प्रकार से एक और फंगस है बच्चों पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, इससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक भी निकलती है। लेकिन ये फंगस जो होती है ये मिट्टी में से जो रेडियोएक्टिव रेडियम है जो कि बहुत ही किलिंग इफेक्ट रखता है, इस रेडियम को भी ये हटा सकता है, ये फंगस की वैरायटी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे जो उदाहरण है जिससे हमको पता लगता है कि किस प्रकार से बायोडायवर्सिटी जो है, विविधता जो है ना जीवों की, वो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन लेवल को कम करने में सहायक हो सकती है। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि बच्चों बहुत सारे देशों में जहाँ पे नॉन वेज यूज किया जाता है, वहां पे जो फ्रॉग होता है ना, मेंढक, मेंढक के जो लेग्स होते हैं उस लेग से सॉसेज बनाया जाता है। मेंढक के जो लेग्स होते हैं, लेग को काट करके उससे सॉसेज बनाया जाता है और ये टेस्ट इनहेंसर का काम करता है। समझ में आ गया, इससे टेस्ट इनहेंसिंग का काम होता है, ठीक है। इवन पहले जो मैगी बनता था उस मैगी में भी ये कंपोनेंट यूज होता था। तो आजकल उस मैगी के ऊपर स्पॉट लगा करके आता है कि कौन सा वेजिटेरियन मैगी है, कौन सा नॉन वेजिटेरियन मैगी है। इस प्रकार के जो टेस्ट इनहेंसर्स है वो बहुत सारे फूड मिक्सअप किए जाते थे जो बाहर से ब्रांड्स बन के आते थे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे कि इन फ्रॉग्स के लेग्स को आज भी यूज किया जाता है। तो इंडिया ने भी देखा कि बहुत सारे एशियन कंट्रीज जो होते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने क्या है यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इनमें ये जो फ्रॉग के लेग हैं उनको एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया बिजनेस पर्पस के लिए। भाई इंडिया में तो इनका यूज नहीं है, लेकिन क्या विदेशों में इनकी बहुत डिमांड रहती है, तो उसको एक अच्छा बिजनेस पर्सपेक्टिव समझ करके उन फ्रॉग के जो लेग्स हैं उनको क्या करना चालू कर दिया, उनको एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। इससे देखो क्या हानि हुई, यही क्वेश्चन है हमारा, क्या नुकसान हुआ, बाद में इस डिसीजन को वापस लेना पड़ा कि फ्रॉग का जो एक्सपोर्ट है बंद किया जाए तुरंत। सो व्हाट वाज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग लेग्स ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग के लेग्स बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किए, उससे नुकसान क्या हुआ और क्यों इस डिसीजन को रिवर्ट करना पड़ा वो देखेंगे। इन कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका,
यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज खासकर, और जो उत्तरी अमेरिका है, कनाडा, अमेरिका, यहाँ पे द लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर यूज्ड टू एनहांस द टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, तो टेस्ट एनहांसर का काम करता है, एपेटाइजर का काम करता है। ठीक है कि नहीं? मैनी एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैड बीन एक्सपोर्टिंग द लेग्स ऑफ फ्रॉग्स, और बहुत सारे एशियन कंट्रीज, भारत को मिला लो उसमें, ये क्या एक्सपोर्ट करने लगे थे, इसके फ्रॉग्स के लेग्स को। पूरा मेंढक नहीं, मेंढक को काट करके, मार करके उसके सिर्फ लेग्स जाते थे। इन 1983, बच्चों ये वो साल है जब हमारे देश ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, पहली बार कपिल देव की अगुवाई में। 1983 के वर्ष में एक अनुमान के मुताबिक इंडिया ने 3650 मीट्रिक टन ऑफ फ्रॉग लेग्स, ये सिर्फ लेग का वजन है, ठीक है, लगभग 3650 मीट्रिक टन। एक मीट्रिक टन बच्चों 1000 किलो के आसपास होता है, इसमें 3 जीरो लगा लो, इतना वजन जो है फ्रॉग लेग के एक्सपोर्ट किए थे। तो अब फ्रॉग के लेग्स एक्सपोर्ट करेंगे तो ये तो फ्रॉग्स को पकड़ पकड़ के मारा ही जाएगा, और इतनी बड़ी संख्या में फ्रॉग्स को मारा जाने लगा, जहां दिखते वहीं पकड़ के उनको मार दिया जाता एक्सपोर्ट करने के लिए। और इससे हुआ क्या, फ्रॉग्स की संख्या में बहुत तेजी से कमी आ गई, विच लेड टू अ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन इन द फॉरेस्ट। जंगलों में मेंढक बहुत ही कम हो गए। अब मेंढक कम होने से क्या होता है, जो मेंढक एक कार्निवोरस जीव है, ये इंसेक्ट्स को शिकार बना करके खाता है। अब क्योंकि मेंढक कम हो गए तो इंसेक्ट्स का शिकार करने वाले बहुत कम हो गए, तो इससे इंसेक्ट्स की तादाद बहुत जबरदस्त तरीके से फली फूली बढ़ी, और कुछ ही सालों में, 3-4-5 सालों में इंसेक्ट्स इस कदर बढ़ गए, इतना ज्यादा उनका अतिक्रमण हो गया कि उन्होंने हमारी जंगलों को, फसलों को बहुत डैमेज करना चालू कर दिया। पूरे जंगल के ऊपर की जो कैनोपी होती है उसको, जैसे टिड्डी आक्रमण करती है ना ग्रुप में, समूह में, बिल्कुल ऐसे ही बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन बढ़ गया, हमारी क्रॉप्स को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। तो बच्चों जितना हमने उनको एक्सपोर्ट करके फायदा नहीं कमाया होगा, उससे ज्यादा तो हमने यहाँ अपने क्रॉप्स के लॉसेस के चक्कर में खो दिया, जंगलों का नाश हो गया। ठीक है, ड्यू टू द सीरियसनेस ऑफ दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को देखते हुए क्या हुआ, जो इंसेक्ट्स ने इतना ज्यादा बर्बादी ला दी क्रॉप्स की और फॉरेस्ट की, द इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ बैन ऑन दिस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 1987। समझ में आ गया? तो 3-4 साल बाद ही क्या है, 1 अप्रैल को भारत सरकार ने इस बिजनेस पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया कि कोई भी फ्रॉग नहीं मारा जाएगा और ना ही उसको कोई एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, और बच्चों उसके बाद तो हमारे बहुत सारे एनिमल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट कानून बन गए। आज ऐसा है कि हमारे जो स्कूल्स वगैरह है उसमें भी क्या है, फ्रॉग को पहले तो डिसेक्शन वगैरह कर लिया जाता था, काट पीट कर ली जाती थी एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, लेकिन आज ये सब बंद है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों को प्रोजेक्टर्स पे स्लाइड्स के माध्यम से ही क्या है समझाया जा सकता है। इनका काट पीट और इनका जो एक्सपेरिमेंटल यूज है वो अलाउड नहीं है कहीं पे भी, लेबोरेटरीज के अंदर भी। तो ये ऐसे ऐसे कानून हमारे देश में भी बन गए हैं, स्ट्रिक्ट लॉज बन गए। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फ्रॉग के लेग वाला क्यों इस पे बैन कर दिया गया, इस डिसीजन को रिवर्ट कर दिया गया 1987। ठीक, तो बहुत नुकसान हो गया था क्रॉप्स का। अगला बच्चों हमारा दो मेन प्रकार का कंजर्वेशन हम देखेंगे प्रकार। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन? तो दो मेन प्रकार का बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन होता है। पहला है इन सीटू, सीटू मतलब होम, प्राकृतिक घर, हैबिटेट, और एक्स सीटू मतलब होता है उनके घर के बाहर। बच्चों सबसे बेस्ट संरक्षण या सबसे बेस्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म का उसके खुद के प्राकृतिक घर में होता है, जहां वो पाया जाता है। अगर हम वहीं उसको सुरक्षा दे दें, संरक्षण दे दें, उसका ध्यान रखें, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज का ध्यान रखें, सारी सुविधाएं वही मुहैया करवा दें, तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। समझ में आ गया? लेकिन कई बार क्या होता है कि उस पर्टिकुलर स्थान विशेष पे खतरा ज्यादा होने के कारण हमको वहां से निकाल बाहर करना पड़ता है, उसको एक अलग स्थान पे बसाना पड़ता है, एक मैन मेड आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर में उसको हमको क्या है सुरक्षित करना पड़ता है, वो एक्स सीटू कहलाता है। तो अगर हम किसी प्लांट एनिमल को उसके प्राकृतिक होम से, प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट से अलग निकाल करके बाहर कहीं और संरक्षण देते हैं अलग स्थान में, तो वो एक्स सीटू है। और अगर हम वहीं पे सुरक्षा दे देते हैं एट साइट, ऑन साइट, जहां है वहीं एज इज, वो क्या कहलाता है बच्चों? इन सीटू। तो चलिए, इन सीटू मतलब खुद के होम में, घर में। द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज पॉसिबल इन देयर नेचुरल हैबिटेट। समझ आ गया? तो सबसे उत्तम जो उनका विकास है ऑर्गेनिजम्स का, वो उनके स्वयं के प्राकृतिक घर में ही संभव है। सच ए कंजर्वेशन, तो इस प्रकार का संरक्षण विच इज डन ऑन साइट, जो उस स्थान पर ही कर दिया जाता है, इन द नेचुरल हैबिटेट, उनके प्राकृतिक घर में जहां है वहीं पे उनको संरक्षण दे देना उसी तरीके से, ये कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। द नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज आर प्रोवाइडेड फेवरेबल कंडीशंस, जो भी वहां प्राकृतिक जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, प्लांट या हो या एनिमल हो, उसको हम वहीं पे उचित कंडीशंस का निर्माण करके दे देते हैं,
ऐसी कंडीशंस बना करके देते हैं जो उनके लिए लाभकारी हो, उनको सूट करती हो, फेवरेबल हो, और उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है उन्हीं के प्राकृतिक हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट। ठीक, तो अंडर दिस, और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बायोडायवर्सिटी की तो विविधता है, जो बायोडायवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है, विविध प्रकार के जीव जंतु, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, उनको हमने संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र स्टैब्लिश किए गए, वो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये बहुत बड़े होते हैं। फिर इनसे छोटे आकार के जो है वो है नेशनल पार्क्स, उससे छोटे आकार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क में बच्चों कोई तारबंदी नहीं होती, इनकी वेल डिफाइंड तारबंदी से बाउंड्री चिन्हित की जाती है। एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स होते हैं, ये और भी छोटे इलाके हैं, तो ये इनका साइज धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों क्या है, ये इस प्रकार के जो है हैबिटेबल जोन्स हैं, ये प्राकृतिक संरक्षण देने के लिए क्या है, जो जहां पे है जीव जंतु वहीं पे उनको संरक्षण दे दिया जाता है। हमारे देश में करंटली इनकी संख्या क्या क्या है वो देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व बच्चों 14 है आज की तारीख में। जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क, वो है 99, और इनमें फेरबदल होता रहता है। कभी कभी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना दिया जाता है, तो आए दिन एक साल 2 साल में इनमें छोटा मोटा परिवर्तन होता रहता है। तो ये लास्ट ईयर तक के आंकड़े हैं। बायोस्फीयर रिजर्व 14 है, नेशनल पार्क करंट में 99 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे देश में बच्चों 523 है, 523, लगभग हर जिले में मिल जाएगी एक आदि। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व बच्चों 47 है। क्लियर है? अच्छा, ये सारे के सारे जो क्षेत्र है इन सिटू कंजर्वेशन के तहत जो आते हैं, ये लगभग 1.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया घेरते हैं। ये बच्चों उतना ही इलाका है जितना हमारे वेस्टर्न घाट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का, लगभग वही 160,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उसके बराबर का एरिया है। और ये हमारे देश का टोटल 4.83% ज्योग्राफिकल इलाका है, नियरली 5%। तो हमारे देश के 5% इलाके को हमने एक तरह से क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया है, प्रोटेक्टेड कर दिया है इसको। ठीक है, अगला हमारा आता है बच्चों एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू मतलब क्या है, उनके प्राकृतिक घर से बाहर ले जाकर के उनको संरक्षण दे देना। इट इन्वॉल्व्स प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म को रक्षा देना, उनका सुरक्षा करना आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। समझ आ गया? एक्स मतलब उनको बाहर निकाल करके उनके प्राकृतिक घर से अलग ले जा करके। तो ये कुछ मैन मेड आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जहां पे उनको रक्षा हम दे सकते हैं, संरक्षण दे सकते हैं। अंडर दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, तो कई प्रकार के जेनेटिक रिसोर्सेज हमने बनाए हैं, चाहे तो पूरे ऑर्गेनिज्म को संरक्षण दे दें या उसके कोई हिस्से को सुरक्षित कर दें जिससे फ्यूचर में ऑर्गेनिज्म दोबारा तैयार किया जा सके। तो ये किन किन रूपों में हो सकता है, तो प्लांट्स के लिए अलग है, ये एनिमल्स के लिए अलग है। ठीक है, सो देखो, फॉर कंजर्विंग वेजिटेटिव स्पीसीज, मतलब प्लांट स्पीसीज के संरक्षण हेतु क्या है, वेरियस बोटेनिकल गार्डन्स, हर्बेरियम्स, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज, सीड बैंक्स, इनकी स्थापना की जाती है। तो बोटेनिकल गार्डन बच्चों, हमारे देश का पहला और सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन जो है आचार्य JC बोस नेशनल बोटेनिकल गार्डन शिवपुर, कोलकाता में है, ये वेस्ट बंगाल में है। ये सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस। JC बोस जो होता है बोटनी के फेमस जाने माने टीचर थे, ठीक है, साइंटिस्ट, जिन्होंने प्लांट में सेंसिटिविटी की खोज की थी। ओके, सो फॉर कंजर्विंग वेजिटेटिव स्पीसीज बोटैनिकल गार्डन स्टैब्लिश किए जाते हैं। हर्बेरियम मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे रेयर प्लांट जो होते हैं, दुर्लभ प्रजातियां, कई प्रकार की प्रजातियां, उनको सुरक्षित किया जाता है। सीड बैंक होते हैं हमारे, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के सीड्स को लो टेम्परेचर पे स्टोर कर दिया जाता है कि अगर वो कभी विलुप्त हो जाए तो दोबारा उगाया जा सके। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज होती है, ठीक है कि नहीं क्या? तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में क्या होता है, किसी भी प्लांट के लिविंग टिश्यू से हम नए प्लांट्स को डेवलप कर लेते हैं टिश्यू कल्चर तकनीक के द्वारा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का तरीका है। उसके बाद बच्चों फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल, जानवरों की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए क्या करते हैं, जू, चिड़ियाघर खोल लेते हैं। एक्वेरियम, एक्वेरियम में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, मछलियां, डॉल्फिन्स वगैरह, वेल्स इवन, ये भी हम पाल लेते हैं। एंड जूलॉजिकल पार्क, जिसमें भांति भांति के एनिमल्स को छोटे छोटे बाड़ों में, अलग अलग पिंजरों में उनको सुरक्षित रख दिया जाता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, उनको नेचुरल प्रोटेक्शन दिया जाता है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज का ध्यान रखा जाता है, मेडिकल अटेंशन केयर उनको दी जाती है। ये सारी व्यवस्था हमारी तरफ से की जाती है उनके संरक्षण के लिए। फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डेंजर, और कई ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि खतरे में है, प्लांट्स और एनिमल जो कि खतरे में है, विलुप्त होने की कगार पे आ गए, उनका जर्म प्लाज्म, उनके बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट जिससे फ्यूचर में नया प्लांट बना सके, एनिमल तैयार कर सके। तो ये किस किस फॉर्म में, तो इस चीज को हम, जो भी उनसे बॉडी से मिलने वाला कोई भी टिश्यू है उसको हम सुरक्षित कर लेते हैं
और बहुत लो टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रख देते हैं। तो बच्चों वो टिश्यू जो होते हैं लो टेम्परेचर पे उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल बंद हो जाती है, वो लंबे समय तक सुरक्षित हो जाता है। फिर उसको दोबारा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके टिश्यू कल्चर तकनीक के द्वारा हम उससे नया प्लांट और ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जर्म प्लाज्म होता क्या है बच्चों? जर्म प्लाज्म को कंजर्व कर लेते हैं लो टेम्परेचर पे, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है लो टेम्परेचर पे। और ये क्या है जर्म प्लाज्म? जर्म प्लाज्म इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल, प्लांट अथवा एनिमल के शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा फ्रॉम विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार किया जा सके। तो क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? टिश्यूज हो सकते हैं, कोई भी लिविंग टिश्यूज हो सकते हैं, सेल्स का समूह, सीड्स हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, फल, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, स्पोर्स हो सकते हैं फंगस के केस में, एग हो सकते हैं, गैमेट्स, यंग एम्ब्रियोज हो सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये सब चीजें हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं जर्म प्लाज्म के रूप में। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, बहुत सारे दुर्लभ प्लांट एनिमल्स होते हैं जो खतरे के निशान पे हैं, जो खत्म होने की कगार पे आ गए, उनके डीएनए या जीन्स को भी स्टोर करके हम रख सकते हैं और बाद में जीन्स की मदद से ही पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी तैयार किया जा सकता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स जहाँ पे जीन्स को सुरक्षित रखा जाता है, डीएनए को सुरक्षित रखा जाता है, उसको जीन बैंक कहा जाता है। सीड बैंक भी होते हैं और जीन बैंक भी होते हैं। तो ये था बच्चों हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन और उसके भिन्न भिन्न रूप कौन से हैं कि अगर कभी खतरा हो भविष्य में कोई प्लांट और एनिमल प्रजाति विलुप्त हो जाए तो सीड बैंक या फिर उनके जीन्स या फिर डीएनए, एम्ब्रियोज, इन जर्म प्लाज्म को यूज करके हम दोबारा से नया वो तैयार कर ले। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसी के साथ ही बच्चों चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से समझ के पूरा ढंग से अपने नोटबुक में आप नोट कर लेंगे। इसके बाद बच्चों एक और हमारा चैप्टर रह गया है रोड सेफ्टी एजुकेशन, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।